हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले इसकी करेंगे थ्योरी और उसके बाद जो इससे रिलेटेड डीपीपी है और पीवाईक्यूज उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? और ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम लोग वो सारी चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाली हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें। ओके, तो हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जिनको कि हम डिस्कस ना भी करें। तो जो भी चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जा रही है उसका मोटिव ही यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए ये है कि आप सब्जेक्ट से ज़्यादा, मतलब कि एज फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट, उससे ज़्यादा एग्जाम में जो आने वाला है उस पर ध्यान दिया जाए। यानी कि जो फॉर्मूले होंगे, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, जहां आप गलतियां करते हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन अवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. तो देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए कि हम लोग अभी जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करेंगे, उसके बाद डीपीपी और पीवाईक्यूज को भी करेंगे, साथ ही साथ सब मिलकर उनको भी सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पीवाईक्यू और डीपीपी को एक्सेस कर पाए। अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो हम हैं हेल्प करने के लिए। आप चैट सेक्शन पर आपको एक लिंक भी मिल जाएगी, या साथ ही वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्ट वहां से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। रजिस्टर करना होगा, बट उसके लिए अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप मैसेज करिए, आपकी वो सारी डिफिकल्टीज वगैरह सही की जाएगी। बट हाँ, आपको रजिस्टर करके उसको करना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो उसी से पता चलेगा। आपको भी, समझ रहे हैं, आपको भी पता चल जाएगा कि आपने उस चीज को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमें लगता तो है कि हमने पढ़ लिया है, बट जब एग्जामिनेशन की बारी आती है, यानी कि क्वेश्चंस आते हैं सामने, जब हमें आउटपुट देना होता है, तो दिमाग कहता है, अरे क्या क्या किस चीज की बात कर रहे हैं आप, हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। वही अगर आप एग्जामिनेशन के पहले बार बार उससे आउटपुट लेने की कोशिश करें, तो वो इनपुट फिर स्टोर करने की कोशिश करेगा। जब इनपुट स्टोर नहीं होगा, तब तक आउटपुट आप दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्वेश्चंस के थ्रू सीखने की कोशिश करें चीजों को, क्योंकि वहां पर आपके दिमाग में जब फंसते हैं आप कहीं पर, तो एक वैकेंसी क्रिएट होती है एक तरीके से। फिर जब आप उस पर इंफॉर्मेशन फिल कर देते हो तो आपको याद रहता है। अब देखिए यहां पर, तो अगर हम 18 से 24 तक इससे देखें, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग, यानी कि हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है इससे। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है। इसका वेटेज है 2.9% लगभग। तो देखिए, और मतलब इससे क्वेश्चन इजी इजी ही आते हैं। एवरेज तो कभी आ गए, इजी क्वेश्चन ही हैं इसके। यानी इससे आने वाले क्वेश्चन को गलत नहीं करना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे आने वाले क्वेश्चन को गलत नहीं करना है आपको। ओके, तो ये चीज याद रखिए। अब देखिए, जैसे 2024 पे क्वेश्चन आए थे, इस पे दो, 2023 पर एक क्वेश्चन आया था, 2022 पर दो क्वेश्चन आए थे, 2021 पर दो क्वेश्चन आए हुए हैं। और इन सभी में जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू एवरेज है, ज्यादातर में इजी है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। डज एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड? Maxwell argued that this was indeed the case. Not only an electric current, but also a time varying electric field generates magnetic field. तो अभी समय नहीं है कि बहुत ज्यादा इसकी हिस्ट्री बताई जाए और ये कैसे पूरा सब्जेक्ट डेवलप हुआ उसके बारे में बात की जाए, क्योंकि अभी आपका वो मोटिव भी नहीं है। बट फिर भी एक इंफॉर्मेशन के लिए वो ये है कि मैक्सवेल ने जितने भी वेल स्टैब्लिश्ड हमारे लॉज वगैरह आ गए थे इस पे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, तो मैक्सवेल ने ये आर्ग्यू किया कि ये देखा जाता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। यानी कि वेरिंग, जैसे एक करंट है मान लीजिए, वो समय के साथ वेरी हो या ना भी हो, बट उस पर मोशन है अगर चार्जेस का, तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने ये एक सिंपल सा आर्गुमेंट किया कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जन्म नहीं दे सकती हैं? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक करंट तब आ रहा है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा रहे हैं। तो क्या जो
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म नहीं दे सकती? और इसी आर्गुमेंट से उनकी जो सारी चीजें थी, थ्योरेटिकल वाला सारा जो वर्क था वो सब निकल कर आया, और उन्होंने, मैक्सवेल ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकती हैं, यानी कि वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड और वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वैरिंग। तो ये चीज देखा गया कि मैक्सवेल ने ये निकाला कि जो हमारे लाइट है वो एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, यानी कि जो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। तो मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर सोर्सेज, द चार्ज एंड करंट डेंसिटीज। These equations are known as Maxwell's equation. The most important prediction to emerge from Maxwell's equation is the existence of electromagnetic waves. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बिल्कुल इनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो ये चीज स्टैब्लिश हुई कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट करंट की, और डिस्प्लेसमेंट करंट इस तरीके से निकल कर आया है कि मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में करंट फ्लो कर रहा है। अब गौर से अगर देखा जाए तो यहां पर तो स्पेस है, ब्लैंक है, खत्म है, ये तो यहां पर वायर है ही नहीं, वायर तो यहां पर खत्म है। तो जब यहां पर वायर्स खत्म हो चुकी हैं इस जगह पर, फिर यहां से निकल रही हैं, तो ये ब्लैंक स्पेस पे करंट फिर कैसे फ्लो करने लगता है? यानी कि वैसे अगर हम लोग देखें कि दो वायर्स अगर ऐसे रख दी जाए, तो दो वायर्स को ऐसे रखने पर और बैटरी से ऐसे कनेक्ट करने पर हम देखेंगे कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा। बट वही अगर एक कैपेसिटर लगा होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि दो पास पास रखी हुई प्लेट से मिलकर बना हुआ है, तो इस पे करंट फ्लो होने लगता है। अरे ये कैसे हो रहा है? तो इस पे कुछ चीजें देखी गई और ये चीज बताया गया कि यहां तक जो होता है वो तो कंडक्शन करंट काम करता है, यहां पर काम करता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और ये चीज याद रखिएगा कि जो मैं ये भी चीजें बता रहा हूं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो या ना हो, कुछ हो, उससे मैटर नहीं करता। आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है आप उसको देखिए। यानी कि अगर कैपेसिटर वाला ऐसा कुछ केस है और यहां पर करंट स्टैब्लिश हो रहा है पूरे सर्किट में, तो इसका मीनिंग ये है कि जब वायर्स पे करंट फ्लो होगा तो वो कंडक्शन करंट होगा, और जब स्पेस में वो करंट फ्लो होगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इस जगह पर, वो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट करंट किस कारण से जन्म ले रहा है? तो अब देखिए यहां पर क्या है कि कंसीडर द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर एंड अप्लाइज एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो जो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टी अगर हम यहां पर मतलब देखते हैं, तो ये चीज निकल कर आती है कि इस पे एक इनकंसिस्टेंसी है और उस इनकंसिस्टेंसी को दूर किया गया था डिस्प्लेसमेंट करंट को यहां पर पुट करके। तो वो चीज निकल कर कैसे आई, आइए उसको देखते हैं। यहां पर क्या किया गया कि एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाया गया इस कैपेसिटर वाले केस पे, कि यहां पर जैसे वायर है इसके चारों तरफ हमने एक लूप बना दिया। इस लूप में अब क्या हुआ कि ये जो हमने लूप बनाया वो बनाया एम्पीरियन लूप। तो इस लूप के मतलब अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर हम उसका लाइन इंटीग्रल करें तो वो बराबर हो जाता है म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय दिस एम्पीरियन लूप। अब इस ये जो एम्पीरियन लूप है वो कितना करंट यहां पर अपने साथ इंक्लूड कर, मतलब इनक्लोज कर रहा है? वो है आई टी, जो कि समय के साथ चेंज हो रहा है। अब यहां पर जो करंट है उस करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हमें देख ले कि यहां बन रही है। बट अगर इसी को क्या किया जाए कि जो शेप है थोड़ा सा वो चेंज कर दिया जाए, इसका जो सरफेस है उसकी शेप को चेंज कर दिया जाए, एक इंक पॉट जैसा शेप ले लिया जाए, तो उसमें क्या होता है कि एक इनकंसिस्टेंसी आ जाती है कि ये जो लूप तो हमारा यहां पर है और हमने जब एक इंक पॉट जैसा ऐसे बनाया, सरफेस हमारी यहां पर है जो कि जिससे कि कोई करंट पास नहीं हो रहा, जबकि इंपीरियल लूप यहां पर है। मैग्नेटिक फील्ड तो मिल रही है बट यहां पर करंट ही नहीं है, तो उसका सोर्स क्या है? तो ये एक इनकंसिस्टेंसी आई उस पे, जिस कारण से एम्पियर सर्कुलर लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा और ये बन गया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई
आईटी से यहाँ पर एक आई के एक्सप्रेशन को जनरलाइज करके आईसी प्लस आईडी बनाया गया। तो अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज लिखी हुई है कि कंसीडर अ डिफरेंट सरफेस विच हैज सेम बाउंड्री, मतलब कि वो जो ऐसे बाउंड्री थी वो सेम थी, बट एक ऐसा इंक पॉट जैसी सरफेस थी। तो दिस इज अ पॉट लाइक सरफेस, कुछ इस तरीके से कि ये रिम जैसे होता है ना, यहां पर खुला हुआ है, यहां पर इस सरफेस की बात नहीं हो रही है, सरफेस ये वाली है, और इस सरफेस को पेनेट्रेट करते हुए कोई करंट नहीं जा रहा है। तो अभी क्या है कि एम्पियर्स रोटर लॉ को बहुत ज्यादा बताने का समय नहीं है, तो उसकी जो इंट्रिकेसीज है वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा आपको, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि आपको डिस्प्लेसमेंट करंट और जो करंट है उसको समझना कैसे है बस। और इस पे प्रॉब्लम क्या आई थी? प्रॉब्लम ये आई थी कि एम्पियर्स रोटर लॉ को जब हम लगा रहे थे, तो एक बार जब एम्पियर्स रोटर लॉ को लगा रहे थे और सरफेस हम यहां पर कंसीडर कर रहे थे, तब तो मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, यहां पर समझ पे आ रहा था कि इस करंट की वजह से जनरेट हो रही थी। बट इसी पे हमने एम्पियरल लूप यहां पर ड्रॉ किया और उसकी जो सरफेस है उसको इस तरीके से शेप में बना दिया, तो यहां पर देख रहे हैं कि कोई करंट इसको पास नहीं कर रहा, फिर भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों मिल रही है, ये दिक्कत थी। और इस दिक्कत को पूरा ऐसे किया गया कि यहां पर देखो ये होता है कंडक्शन करंट और यहां पर होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकलकर आता है, मतलब चेंजिंग टाइम वेरिंग मैग्नेट सॉरी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से निकलकर आता है। तो यहां पर जो भी चीजें थी वो मैंने, मतलब जितना भी है वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। तो है क्या यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि करंट यहां पर टाइम वेरिंग है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वेरी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्जेस वेरी करेंगे, और चार्जेस की वेरी होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करेगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इससे पास होने वाला, इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी क्या करेगा? समय के साथ वेरी करेगा। तो ये देखा गया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा फाई ई बराबर मॉड ऑफ ई इंटू ए बराबर 1/ε0 Q/A इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा Q/ε0। तो करंट अगर हम देखें यहां पर आई, वो हो जाएगा dQ/dt। तो अब देखिए हम इक्वेशन का यूज करेंगे कि d∅e/dt बराबर हो जाएगा d/dt ऑफ Q/ε0, यानी कि 1/ε0 इज इक्वल टू dQ/dt, और इसको हम लोग करंट लिख सकते हैं। तो जिससे कि हमें ये मिल गया कि एप्सिलॉन नॉट d∅e/dt बराबर आई, यानी कि यहां पर जो करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने की वजह से, और क्योंकि यहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इस सरफेस से पास होने वाला, वो समय के साथ वेरी कर रहा है, इस वजह से यहां पर एक करंट डेवलप हो रहा है। तो द करंट कैरिड बाय कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। द करंट गिवन बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ये वाला जो करंट का है, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं इसको, इस वजह से इसको बोलते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। The source of magnetic field is not just the conduction electric current due to flowing charges, but also the time rate of change of electric field। तो ये बस यहां से बात निकल कर आई, जितना भी डिस्कशन था वो ये था कि मैक्सवेल ने जो एम्पेयर रोटर लॉ था उसको लगाने की कोशिश करी कैपेसिटर में। जब कैपेसिटर में एम्पेयर रोटर लॉ को लगाने की कोशिश करी पूरी तरीके से, तो एक जगह पर तो वो कंसिस्टेंट था और दूसरी जगह पर कंसिस्टेंट नहीं था, यानी कि जब हम अंदर वाली सरफेस को चूज कर ले रहे थे, इंक पॉट जैसी वाली सरफेस बना रहे थे, तो वो फिर एम्पियर्स रोटर लॉ सही नहीं था, तो उसको मॉडिफाई करने की जरूरत थी। तो वहां पर एक नया टर्म आया डिस्प्लेसमेंट करंट, कि बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट मौजूद होता है, जो कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से जनरेट होता है, यानी कि आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट d∅e/dt। और वायर्स पर जो करंट होता है वो आईसी होता है, यानी कि जिस जगह पर आईसी मौजूद होगा वहां पर आईडी नहीं होगा। ठीक है, वहां पर आईडी नहीं होगा, और जहां पर आईडी होगा वहां पर आईसी नहीं होगा। ठीक है, वायर्स पर चार्जेस हैं फ्लो होने के लिए, तो वहां पर सिर्फ आईसी होता है, और जहां पर कैपेसिटर के बीच की स्पेस थी वहां पर चार्जेस वगैरह नहीं है फ्लो होने के लिए, तो वहां पर आईडी आता है, और आईसी बराबर आईडी होता है। तो आई बराबर हम लिख देते हैं आईसी प्लस आईडी टोटल करंट को दिखाने के लिए। तो जहां पर आईसी मौजूद होता है, यानी कंडक्शन करंट वायर्स पर, वहां पर ये जीरो होता है, और जहां पर कंडक्शन करंट नहीं होता वहां पर ये होता है। तो ये एक्सप्रेशन जो है आई का वो मेंटेन बना रहता है।
तो एम्पियर सर्किट लॉ का जो फॉर्म था हमारा बी डॉट डी एल, उसको बरकरार रखते हुए सिर्फ क्या किया गया कि आई जो है वो आई दो में से मिलकर बना हुआ आईसी और आईडी। जब वायर्स पर होता है तो आईडी जीरो होता है, और जब उसके अंदर कैपेसिटर के अंदर देखते हैं तो आईसी जीरो होता है। तो इससे क्या निकल कर आया कि आई डी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, यानी कि सी डी बाई डी टी ऑफ वी नॉट साइन ओमेगा टी, जिससे कि हम ये देख सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने पर, ये कैपेसिटर के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यानी कि आई डी बराबर वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। सी जहां पर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? So the total current passing through any surface of which the closed loop is the perimeter is the sum of the conduction current and the displacement current। तो वो जो I वाला एक्सप्रेशन होता है उस पे ID प्लस IC लेना होता है, यानी कि ये एक्सप्रेशन पूरा बन जाता है हमारा ऐसा। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ या मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो ये कंडक्शन करंट है, ये वाला पोर्शन। अब देखिए मैक्सवेल ने क्या किया कि जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा, उसको जो एक्सप्लेन कर सकते थे इक्वेशंस, उनको लिखा और उन चार इक्वेशंस को बोला गया मैक्सवेल्स इक्वेशन। बट हर एक इक्वेशन किसी ना किसी के द्वारा पहले दी जा चुकी थी, और वो थी जैसे कि सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको कि गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। फिर है हमारा बी डॉट डी ए, ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी ए इक्वल टू जीरो, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। फिर है हमारे पास ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, इंटीग्रेशन क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। इसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, यानी कि आपने जो लॉ पढ़ा है माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, ये वही लिखा हुआ है। ये क्या था? ईएमएफ था, ये क्या था? ईएमएफ था। और इस ईएमएफ की जगह पर क्या किया गया है, जो रिलेशन होता है ई डॉट डी एल का, उसको पुट कर दिया गया। फिर आ गया कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। ये हो गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ जो था उसका मॉडिफाइड वर्जन हो गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जहां पर कि डिस्प्लेसमेंट करंट का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, यहां पर ये एक्चुअली ऐसा है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, ये चीज निकल कर आई है। यानी कि अगर यहां पर आप जो मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको देखें तो वो कुछ ऐसी दिखाई देंगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि म्यू नॉट दोनों जगह पर मल्टीप्लाइड होता है, आई सी प्लस आई डी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट रेंडर नहीं हो पाए किसी वजह से, तो ये ध्यान दीजिएगा इसको, ये ऐसा है। तो क्या बन जाएगा अब यहाँ पर कि ये जो हमारा कैपेसिटर है, अगर इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें कि वो कैसी होती है, तो ये जो आपको डॉट 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 ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, ये डॉट 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 ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक सर्कल बन रहा है डॉट 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 डॉट, एक्चुअली वो डैश 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 है, यानी कि ये जो सर्कल हम दिखा रहे हैं ये उसके क्रॉस सेक्शन पर बने हुए सर्कल को दिखाया जा रहा है। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर है? इस तरफ से इस तरफ। तो ये जो क्रॉस साइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड से खड़े होकर देख रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, तो आपको ऐसी दिखाई दे रही है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होगी, जो कि इस डायरेक्शन पर होगी। तो ये हम क्लोज लाइन इंटीग्रल ऐसे चूज करते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो बी और ई है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जन्म ले रही है, यानी कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब यहां से देखिए वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट था उसकी बात हो गई, अब यहां से हम लोग बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आखिर सोर्स क्या है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो नाइदर स्टेशनरी चार्ज नॉर चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन,
कैन बी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद रखिएगा कि जो चार्ज रुके हुए होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जो चार्जेस यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं या स्टेडी करंट्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जो चार्ज रुके हुए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जो चार्ज मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, या स्टेडी करंट जैसे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा चार्ज जो एक्सेलरेटेड मोशन में हो या एक ऐसा करंट जो टाइम वेरिंग हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जन्म देता है। ठीक है। तो मैक्सवेल थ्योरी से ये पता चला है कि जो एक्सेलरेटेड चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करते हैं। एक्सेलरेशन होना जरूरी है चार्जेस पर। तो कंसीडर अ चार्ज ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, दिस प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस which produces an oscillating magnetic field and so on. The oscillating electric and magnetic field thus regenerate each other. तो होता क्या है कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और हमें पहले से पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती हैं। जो हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वहां पर ये चीज निकल कर आ जाती है। अब है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका नेचर कैसा होता है, किस तरीके से होती हैं। तो इट कैन बी सोन फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, तो वो परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के और परपेंडिकुलर होती हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। यानी कि कुछ इस तरीके से कि अगर एक्स डायरेक्शन पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है और वाई डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, तो और जेड डायरेक्शन पर उसका प्रोपोगेशन है अगर, तो क्या बन जाएगा वहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ई बी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वो तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। ई एक्स हो जाएगा हमारा ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और बी वाई हो जाएगा बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। यानी कि अगर आप यहां पर देखें इस इक्वेशन को, तो जब इसके फेज में आपको के जेड माइनस ओमेगा टी ऐसा मिल रहा है, यानी कि फेज में अगर आपको माइनस दिखता है, एक क्वांटिटी आपकी प्लस हो एक क्वांटिटी माइनस हो, और यहां पर के के साथ जैसे जेड मल्टीप्लाइड है, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जो वेव है वो जेड डायरेक्शन पर मूव कर रही है। अब बात आती है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन पर या नेगेटिव जेड डायरेक्शन पर। तो इस माइनस साइन को देख के हम बता सकते हैं, यानी कि दोनों में से अगर कोई एक क्वांटिटी निगेटिव हो तो हम ये कहते हैं कि जेड डायरेक्शन पर तो मूव कर रही है, बट कैसा है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन पर। क्लियर। यानी कि दोनों क्वांटिटी अगर सेम साइन के साथ हो गए, जैसे माइनस माइनस हो गए, माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी, इसका मीनिंग ये है कि जो पूरी वेव है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन पर जा रही है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि वो निगेटिव जेड डायरेक्शन पर जा रही वेव। तो एक क्वांटिटी का यहां पर निगेटिव होना जरूरी है, यानी कि दोनों का सेम साइन नहीं हो सकता। तो ई एक्स बराबर हो जाएगा ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और बी वाई हो जाएगा बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो इन फ्री स्पेस स्पीड ऑफ साउंड सॉरी स्पीड ऑफ ईएम वेव्स जो होगा वो हो जाएगा सी इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन फ्री स्पेस की बात हो रही है, स्पीड ऑफ ईएम वेव्स। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहां पर, एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके। तो देखिए इसके बाद हम लोग जो इसके डीपीपी और पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व करने वाले हैं, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। जो इसके हमारे मतलब जैसे आप डीपीपी और जो पीवाईक्यू है उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो रजिस्टर कर लीजिएगा तब तक अपने आप को। ओके। और रजिस्टर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ पर चैट सेक्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर रजिस्टर करें, फिर उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा तो आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। वैसे सबने कर लिया होगा ना। ओके। सबने रजिस्टर कर रखा होगा।
फिर भी जिसने नहीं किया वो कर लें। अब देखिए यहाँ पर, तो इन फ्री स्पेस स्पीड ऑफ ईएम वेव्स जो होगा वो होगा c बराबर 1/√μ0 ε0। अब है हमारे पास कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड एज b0 बराबर E0 डिवाइडेड बाई c। यानी कि अगर हम ये देख रहे हैं कि फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो मौजूद हैं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में रिलेशन हमें मिलता है b0 बराबर E0 बाई c। दे आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब इस ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। मान लीजिए कि एक चार्ज है और ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा था, तो ये जो ऑसिलेशन कर रहा था चार्ज, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थी यहाँ कहीं पर, ठीक है, स्पेस में यहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस पर मौजूद थी, क्या होगा उसकी वजह से? जैसे जैसे चार्ज ऑसिलेट कर रहा था वैसे वैसे ये यहां पर हो क्या रहा था प्रोसेस, कि ये चार्ज अपने एडजासेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करा रहा था, जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड वेरी प्रोड्यूस हो रही थी, टाइम वेरिंग। और वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इस तरीके से एक दूसरे को वो प्रोड्यूस करते हुए यहां तक पहुंच गए। यानी कि अगर हम इसको यहां पर बंद भी कर दें तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अभी ऑसिलेट कर रहे हैं वो आगे प्रोपोगेट होते हुए चले जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो सन है, अगर उस वो क्या हो जाए, मतलब कि एकदम से बंद हो जाए, ठीक है, जलना बंद हो जाए लेट अस सपोज, तो जो 8 मिनट 20 सेकंड का समय होता है उसके बाद ही हमें पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां से जो लाइट निकली होगी वो कुछ समय लेगी यहां तक आने में, और वो उस पर पूरी प्रोसेस वही चल रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाली। तो दे आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस और वैक्यूम। कोई भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ खुद होती हैं वो, ठीक है, उनकी खुद की एंटिटी होती है। बात समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड वो खुद कुछ होता है, खुद में उनमें फिजिकल नेचर है उनका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटेंस वाली बात कर रहे थे तो उस पर ये लिखा, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है होती हैं उनका फिजिकल नेचर होता है। यानी कि आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए चार्ज हो ऐसा रखा हो, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, तो अगर ये किसी कारण से तुरंत डिसअपेयर हो जाए तो कुछ समय लगता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको खत्म होने में। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का खुद का एक अस्तित्व होता है। In a material medium of permittivity epsilon and magnetic permeability mu, the velocity of light becomes v is equal to 1 divided by अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। अब देखिए म्यू जो होता है वो होता है म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर, और जो एप्सिलॉन होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, या फिर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर। इसको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर किसी मटेरियल मीडियम की बात हो रही है तो उस मटेरियल मीडियम पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है वो एप्सिलॉन और म्यू होता है। तो v बराबर बन जाता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू और एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज होती है। अब अगर हम बात करें, इट हैज शोन बाय द एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स of different wavelength that this velocity is the same in vacuum independent of wavelength, यानी कि 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड होती है इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम लाइक अदर वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम दोनों को कैरी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी और मोमेंटम दोनों को ही कैरी करते हैं अपने साथ। तो in a region of free space with electric field E, there is an energy density epsilon naught E square by 2. Similarly, associated with a magnetic field B is a magnetic energy density B square by 2 mu naught. The energy in electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic field. तो ये जो तीन पॉइंट है, इसमें क्या ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो ये हैं। अगर हम वैक्यूम पर देखें
किसी भी वेवलेंथ की लाइट हो, किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट हो, स्पीड सबकी सेम होती है, 3 × 10⁸ यानी कि वैक्यूम पर वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन वैक्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि अगर हम मटेरियल मीडियम पर देखते हैं तो डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशन होती है, या डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट होती है, उनकी स्पीड भी डिफरेंट होती है इन द मटेरियल मीडियम। 3 × 10⁸ मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की, जो कि वैक्यूम पर होती है। उसके अलावा किसी भी मीडियम पर अगर हम देखें तो जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ से कम ही होती है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम लाइक अदर वेव्स। तो यहां पर अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो एनर्जी और मोमेंटम दोनों को ही कैरी कर रही हैं, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि कोई दूसरी वेव होती है। जैसे मान लीजिए मैकेनिकल वेव है एक, और उस मैकेनिकल वेव में आप क्या करें, जैसे कि एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट करें, तो वो क्या होगा कि एक तरफ से जो हमारी वेव है वो एनर्जी को कैरी करके दूसरी तरफ तक ले जाएगी। उसी तरीके से जो मोमेंटम होगा वो भी एक तरफ से दूसरी तरफ तक पूरा ट्रांसफर होता है। तो इन अ रीजन ऑफ फ्री स्पेस विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देयर इज एन एनर्जी डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2। यानी कि किसी इस फ्री स्पेस में कहीं पर, फ्री स्पेस से क्या मतलब है वो समझिए, यानी कि वहां पर कोई चार्ज या कोई करंट मौजूद नहीं है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तब की बात है। तो इन अ रीजन ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि चार्ज एंड करंट डेंसिटी फ्री स्पेस विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देयर इज एन एनर्जी डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2। यानी कि अगर आपको ई पता है वहां पर तो आप एनर्जी डेंसिटी पता कर सकते हैं, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो जाता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एसोसिएटेड होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। इफ द टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू अ सरफेस इन अ टाइम टी इज यू, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें कि कितना टोटल एनर्जी ट्रांसफर हुआ है टू अ सरफेस इन टाइम टी, अगर वो यू है, तो इट कैन बी सोन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू दिस सरफेस इज पी बराबर यू बाई सी। ये हो जाता है P बराबर U बाई सी। अब है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्लूड विजिबल लाइट वेव्स, एक्सरे, गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ EM वेव्स अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि ये अरेंजमेंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहां पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद रखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को, तो एक बार मैं इसको बता देता हूं। पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया है, फिर भी मैं अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला ही चैप्टर आ गया है तो इसको मैं यहां पर थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है। सबसे पहली चीज इस पे जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसीज का, और यहां पर आप कोई एक शार्प एज नहीं बना सकते हैं किसी दो एडजेसेंट रेडिएशन के बीच में। जैसे कि आप यहां पर नहीं बता सकते हैं कि माइक्रोवेव किस फ्रीक्वेंसी तक माइक्रोवेव बोलेंगे और किस फ्रीक्वेंसी तक इंफ्रारेड बोलेंगे, या कोई एकदम शार्प आप ऐसा नहीं बता सकते कि ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम अल्ट्रावायलेट बोलेंगे या उसको एक्सरे बोलेंगे। एक रेंजेस हैं, ये क्या है, ये रेंज है। क्लियर? तो इसको आपको रेंज के टर्म्स पर ही याद रखना है। जैसे कि ये जो आपको 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर, ये तो वेवलेंथ के बेसिस पर है, ये चीज आपको दिख रही होगी। तो ये भी देखिए कोई फिक्स्ड नहीं होती है। विजिबल लाइट की रेंज कहीं कहीं पर 650 नैनोमीटर से लेकर जो है वो 750 नैनोमीटर से लेकर 350 नैनोमीटर तक भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर। तो ये जो रेंज है वो कोई मतलब ऐसी कोई हार्ड बाउंड्री नहीं है कि यहां तक यही है फिर इसके बाद ये है। हाँ, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी को आप बोल दें गामा रेज, नहीं।
इस फ्रीक्वेंसी को आप बोल सकते हैं माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड बोल सकते हैं, ये शॉर्ट रेडियो वेव्स बोल सकते हैं, बट इसको आप गामा रेज नहीं बोल देंगे। बस इतना इस पे कैटेगराइजेशन है। अब इस कैटेगराइजेशन को याद कैसे रखना है, आपको विबग्योर याद होगा, VIBGYOR, विबग्योर, याद आया? तो अब अगर आपको विबग्योर याद है तो सोचिए वायलेट की इस पे जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है। एक चीज और कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है उनके बीच का रिलेशन ऐसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, होता है कि नहीं होता? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम वेवलेंथ के टर्म्स पर देखें तो 400 नैनोमीटर वाले की जो वेवलेंथ है वो कम है एज कंपेयर टू 700 नैनोमीटर, यानी कि 400 नैनोमीटर वाले की जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी सीधे सीधे मतलब जो एनर्जी है वो सीधे सीधे रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी से, एच न्यू, फोटोन। तो अगर वेवलेंथ आपको कम दिख रही है यानी कि फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है, यानी कि एनर्जी उसकी ज्यादा है। बस इतना थोड़ा सा याद रखना है। तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं वो, ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो ये है कि नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी, एनर्जी बढ़ेगी। और इसी एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा, और ऐसा कि आपको थोड़ा सा याद रह सके। और वो ये है कि विजिबल में विबग्योर हो गया, आपने नाम सुना होगा अल्ट्रा प्रो मैक्स, मोबाइल फोन आते हैं, क्या मीनिंग है? एक बेस मॉडल है उसका, और बेस से भी अच्छी क्वालिटी का, ज्यादा उस पर एनर्जी है, ज्यादा बैटरी बैकअप है, ऐसा कुछ होता है ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स ऐसा होता है। तो यहां पर वही चीज है, विजिबल में टॉप मोस्ट में जो है वो है वायलेट, तो वायलेट से भी ज्यादा एनर्जी वाला होगा अल्ट्रा वायलेट, यानी कि विजिबल के ऊपर आ गया अल्ट्रा वायलेट। अब हाँ ठीक है, तो अब अल्ट्रा वायलेट से भी ज्यादा एनर्जी की बात जब हम करते हैं तो देखिए, आपने ये जरूर सुना होगा कि एक्सरे, अगर कहीं पर एक्सरे इमेजिंग कराने जा रहे हैं आप तो बहुत देर तक उसके साथ एक्सपोज ना रहें। एक्सरे हार्मफुल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी ज्यादा एनर्जी होती है उनकी, तो ये अल्ट्रावायलेट के ऊपर आ जाती हैं एक्सरेज। और गामा तो नाम सुन के ही समझ पे आता है, क्योंकि मूवीज वगैरह पर भी बहुत यूज होती हैं ये गामा रेज। डे टू डे लाइफ पर भी गामा रेडिएशन के बारे में आपने सुना होगा कि एटॉमिक बॉम्ब बॉम्ब जैसे है उस पर गामा रेडिएशन एमिट होता है, जो कि हाई एनर्जी रेडिएशन होता है, जिससे कि स्किन जल जाती है, डीएनए डैमेज हो जाता है, ये सारा। तो वायलेट से ज्यादा एनर्जी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से ज्यादा एनर्जी एक्सरेज, और उससे ज्यादा गामा रेज। ठीक है, तो ये हो गया। अब विजिबल में है रेड, सबसे बॉटम में है रेड विजिबल वाले में, और विजिबल में जो मतलब बॉटम में रेड है, रेड से भी इंफीरियर, यानी कि उससे भी कमजोर इंफ्रारेड। इंफ्रासोनिक वेव्स का नाम सुना होगा, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। वैसे यहां पर भी है अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मीनिंग ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इंफ्रा यानी कि कमजोर है, रेड से भी कमजोर है। तो क्या कमजोर है? कमजोरी किस चीज पे इस पे बता रहे हैं? एनर्जी के टर्म्स पर। वेवलेंथ की बात नहीं हो रही है, वेवलेंथ तो ज्यादा है, इंफ्रारेड की वेवलेंथ विजुअल से ज्यादा होती है, बट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स पर अगर हम देखें या एनर्जी के टर्म्स पर देखें तो जो इंफ्रारेड की एनर्जी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू विजिबल। तो देखिए, अगर आप आंख बंद करें, विबग्योर बनाए दिमाग में, तो वी से ज्यादा अल्ट्रा, अल्ट्रा से ज्यादा एक्सरे, एक्सरे से ज्यादा गामा, और रेड से कमजोर इंफ्रा, इंफीरियर इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड में अब देखिए कुछ इसके बाद आप ऐसा याद रख सकते हैं, सिर्फ याद रखने के हिसाब से मैं बता रहा हूं। माइक्रोवेव अवन का नाम सुना है आपने? तो एक कमरा है, एक कमरे में इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है, और इंफ्रारेड कैमरा किसको देख रहा है, मतलब किसकी प्रोटेक्शन कर रहा है? एक माइक्रोवेव अवन की, यानी कि इंफ्रारेड रेडिए मतलब कैमरे से नीचे रखा हुआ है वो। ठीक है, तो याद रखने के लिए सिर्फ मैं ऐसा बता रहा हूं, इंफ्रारेड वाले कैमरे के जस्ट नीचे रखा हुआ है माइक्रोवेव अवन, तो माइक्रोवेव उससे मतलब ऐसा याद रख सकते हैं। तो विबग्योर हमेशा से याद था आपको, अल्ट्रा प्रोमैक्स अल्ट्रावायलेट, मतलब वायलेट से अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज गामा नीचे तरफ,
रेड से इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के नीचे माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव अवन इंफ्रारेड कैमरे के नीचे रखा हुआ है उसको प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, फिर माइक्रोवेव के बाद आ जाती हैं शॉर्ट रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। और ये जो शॉर्ट और लॉन्ग का है वो वेवलेंथ के टर्म्स पर है ये, कि ऊपर तरफ बढ़ने पर वेवलेंथ जो है वो घटती है, देख रहे हैं यहां पर वेवलेंथ घटती है यहां पर। तो माइक्रोवेव के बाद आ जाता है शॉर्ट रेडियो वेव्स, उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव्स, और इन्हीं में ये एएम रेडियो, टेलीविजन, एफएम रेडियो भरा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से अब यहां पर आपको क्या करना है कि जो इनकी गिवन रेंज है, हाँ, जो माइक्रोवेव्स है वो मतलब शॉर्ट रेडियो वेव्स के रेंज पर आते हैं, बिल्कुल। माइक्रोवेव्स जो है वो शॉर्ट रेडियो वेव्स के रेंज पर आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से रेंज बनी हुई है। तो वही मैंने कहा कि कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर नहीं होता है, एक रेंज होती है, रेंज के बेसिस पर आता है। ये देखिए लिखा भी हुआ है, द वेरियस रीजन डू नॉट हैव अ शार्पली डिफाइंड बाउंड्रीज। तो ये समझ गए। अब अगर आपको ये समझ पे आ गया तो देखिए, आपको विजिबल की वायलेट की रेंज याद रखनी है और रेड की रेंज याद रखनी है, और इसके बेसिस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इस तरफ वाली है या इस तरफ वाली है। यानी कि 400 नैनोमीटर से अगर छोटी वाली वेवलेंथ होगी तो ज्यादा एनर्जी वाली होगी, यानी कि अल्ट्रावायलेट एक्सरे गामा रेज की तरफ कहीं जाएगा। ओके, और अगर आपको एक बार वेवलेंथ समझ पे आ गई तो वेवलेंथ के बाद आप आसानी से जो है वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर अगर कैलकुलेट करना होगा इस फॉर्मूले से कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, या किसी मीडियम पर भी दे दिया गया तो ये हो जाता है। अब एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है। जब भी लाइट, जैसे मान लीजिए वैक्यूम में ट्रेवल कर रही थी और वो वहां से ट्रेवल होकर आ रही है एयर में, तो जो फ्रिक्वेंसी है वो कांस्टेंट बनी रहती है। ये चाहे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हो, चाहे साउंड वेव के लिए हो, किसी भी तरीके की वेव के लिए हो, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है। मीडियम की चेंज होने पर फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। चेंज क्या होता है उसका? चेंज होता है उसका स्पीड और वेवलेंथ। तो स्पीड और वेवलेंथ कुछ ऐसे चेंज होते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है वो कांस्टेंट बनी रहे। ठीक है, स्पीड और वेवलेंथ ऐसे चेंज होते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट बनी रहे। यानी कि आप सोचिए जरा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मतलब या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जो वैक्यूम से आ रही है उसकी वहां पर स्पीड है सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट। अब वो आ रही है किसी मटेरियल मीडियम पे तो उसकी स्पीड जो है वो घट जाएगी। तो अगर स्पीड घटेगी तो वेवलेंथ को भी क्या होना पड़ेगा? वेवलेंथ को भी क्या होना पड़ेगा? वो हो जाएगा इस तरीके से कि न्यू इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। यानी कि v अगर हमारा घट रहा है, v अगर घट रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पर, तो वेवलेंथ को भी घटना पड़ेगा ताकि फ्रीक्वेंसी हमारी सेम बनी रहे। यानी कि अगर सोचिए जरा कि ये 2 से 1 हो रहा है अगर, तो इसको भी 2 से 1 ही होना पड़ेगा, मतलब उसी फैक्टर पर घटना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर ये ऐसा होता कि ये 3 होता और ये 4 होता यहाँ पर, और ये या इसको 6 मान लीजिए, 6/4 ऐसा कुछ होता, और ये 6 मतलब 6 से ये 3 हो रहा होता, तो इसको भी 4 से 2 होना पड़ता सेम फैक्टर बने रहने के लिए। क्योंकि इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 3/2 निकल कर आएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 3/2 ही निकल कर आएगा। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बने रहे इसलिए। ओके, बाकी इसको याद रखने के लिए बहुत ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं। मैंने इस पे सिर्फ और सिर्फ उनको ऑर्डर नहीं, साथ में जो इनके एप्लीकेशन वगैरह हैं उनको भी याद रखने के लिए ये मैंने बेस डेवलप किया आपके लिए। फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको भी इसे में इंक्लूड कर दिया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने में फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेडियो वेव्स। देखिए अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो दे आर जनरली इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 मेगा हर्ट्ज।
रेडियो वेव्स हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेडियो वेव्स आर यूज इन टेलीकम्युनिकेशन। तो इस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, रेडियो वेव्स की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, और रेडियो वेव्स टेलीकम्युनिकेशन में यूज होते हैं। और ये जो प्रोड्यूस होते हैं रेडियो वेव्स, वो रैपिड एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ऑफ चार्जेस इन एन एरियल से प्रोड्यूस होते हैं। फिर आती है माइक्रोवेव्स, रेडियो के बाद आ जाएगी माइक्रो। तो माइक्रोवेव हो जाएगा, देखिए शॉर्ट वेवलेंथ जो होती हैं रेडियो वेव्स, उनको माइक्रोवेव्स बोलते हैं। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर की होती है, और इनको स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि हमारा जैसे क्लिस्ट्रॉन ट्यूब है। दे आर सुटेबल फॉर द रडार सिस्टम, रडार सिस्टम के लिए माइक्रोवेव्स का यूज होता है, यानी कि रडार्स पर माइक्रोवेव्स यूज की जाती हैं। इंफ्रारेड वेव्स, तो इंफ्रारेड वेव्स, अब देखिए माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड आएगा। इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं हॉट बॉडीज या हॉट मॉलिक्यूल से या हॉट एटम से, किसी भी हॉट बॉडी से, हॉट चीज से इंफ्रारेड वेव्स जनरेट होती हैं। यानी कि हमारे इस पे हमारी बॉडी से भी इंफ्रारेड जो लाइट है वो जनरेट हो रही होती है। तो दिस बैंड लाइज एडजेसेंट टू लॉन्ग वेवलेंथ एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड वेव्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज हीट वेव्स, इनको हीट वेव्स की तरह भी बोला जाता है। ये जो थेरेपी वगैरह होती हैं, थेरेपी सेंटर्स पर भी यूज किए जाते हैं इंफ्रारेड लैंप्स, ताकि इंटरनल ऑर्गन्स पर हीट पहुंचाई जा सके। जो फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होते हैं वो यूज करते हैं इसको। इंफ्रारेड रेडिएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड टू ट्रीट मसल स्ट्रेन वगैरह। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में यह है कि जब सन सेटल हो गया, उसके बाद भी प्लैनेट का जो हमारे टेम्परेचर है वो इतना बना रहता है कि हम आसानी से उस पर एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब तक सूरज था तब तक तो एकदम खूब तेज गर्मी थी, और जैसे ही सूरज हटा वैसे ही एकदम ठंडा हो गया। वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप हो जाता है विद इन द एटमॉस्फेयर। विजिबल रेज, तो इट रन्स फ्रॉम 4 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज टू अबाउट 7 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। अगर वेवलेंथ के रेंज पर इसको देखें तो 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक के बीच इनकी रेंज होती है। ये यूज की जाती हैं ऑब्जेक्ट्स वगैरह, यानी कि डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए। रेड कलर लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वायलेट कलर लाइट हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी कि वायलेट की सबसे ज्यादा इस पे एनर्जी होती है, इस पे मतलब विजिबल रेज में वायलेट की सबसे ज्यादा एनर्जी और रेड की सबसे कम एनर्जी होती है। अल्ट्रावायलेट रेज, इट कवर्स वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 4 इंटू 10 पावर -7 मीटर्स डाउन टू 6 इंटू 10 पावर -10 मीटर्स। The sun is source of ultraviolet light, but most of it is absorbed in the ozone layer in the atmosphere. ओजोन लेयर में क्या होता है कि ओजोन मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, इसकी मतलब इसकी यूवी की हेल्प से, और फिर से रिकम्बाइन हो जाता है। यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती है उनको उनकी एनर्जी को यूज कर लेता है वो, जिसके कारण से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो कम हो जाता है ओजोन लेयर के होने की वजह से। यूवी रेज आर यूज टू प्रिजर्व फूड, स्टेरलाइजिंग एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। यूवी रेडिएशन का यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व रखने के लिए, या स्टेरलाइजिंग के लिए, या जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको स्टेरलाइज रखने के लिए भी इसका अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है। बेसिकली करता क्या है अल्ट्रावायलेट रेज, जो डीएनए होता है उसके साथ छेड़छाड़ कर देता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके डीएनए के साथ वो छेड़छाड़ कर देता है। छेड़छाड़ होने की वजह से क्या होता है, वो जो हमारे बैक्टीरिया हैं फिर मल्टीप्लाई नहीं हो पाते, यानी कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते वो, जिसके कारण से जितने बैक्टीरिया हैं समय के साथ अपने जैसे उनका जीवन समाप्त तो समाप्त, आगे उनमें ग्रोथ नहीं हो पाती। क्योंकि दिक्कत ग्रोथ से होती है कि एक बैक्टीरिया एंटर कर गया बॉडी में, अब वो मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई होता जा रहा है खरगोश की तरह, खरगोश से भी बहुत ज्यादा रेट के साथ मल्टीप्लाई होता है वो। और
इस हिसाब से अगर हम क्या करें, किसी तरीके से जो उसका मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर है उसको खत्म कर दें, तो डीएनए ब्रेक हो जाता है यूवी रेडिएशन पे रखने की वजह से, जिससे कि जो फूड है वो खराब नहीं होगा, क्योंकि उस पर कोई चीज जब मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगी तो वो बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा नहीं तो वो खराब नहीं करेगा फूड को। फिर आता है एक्सरेज। इट कवर्स वेवलेंथ फ्रॉम अबाउट 10⁻⁸ मीटर डाउन टू 10⁻13 मीटर। X-rays damage or destroy living tissues and organisms. Care must be taken to avoid unnecessary or overexposure. X-rays are used in medical diagnosis. जैसे कि कहीं इंटरनल बॉडी में कोई फ्रैक्चर है या टिश्यू फॉर्मेशन कुछ गड़बड़ है, यानी कि डेंसिटी में वेरिएशन को एक्सपोज करता है ये एक्सरेज। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस वगैरह अगर हो जाता है किसी को, तब भी इसका इस्तेमाल होता है इमेजिंग करने के लिए, लंग्स की इमेजिंग करने के लिए, और उससे पता चलता है कि कहां कहां पर टिश्यू डैमेज हुए हैं। ठीक है, तो कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल करने पर एक्सरेज एज अ मेडिकल टूल यूज होता है, और इसी को जब ओवर एक्सपोजर या अननेसेसरी हम यूज करते हैं तो वो जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज पर एक और चीज नोट कर लीजिएगा कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो लैसिक सर्जरी के लिए भी यूज की जाती हैं, यानी कि एक तरीके की आई सर्जरी होती है जिसपे कि ये अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करके जो आंख की बीमारी है उनको सही किया जाता है, लैसिक सर्जरी बोलते हैं उसको। फिर है गामा रेज, एक्स रेज के बाद। They lie in the upper frequency range of the electromagnetic spectrum and have wavelengths of from about 10⁻10 meter to less than 10⁻14 meter. गामा रेज हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट होती है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाले ये रेज होते हैं। This high frequency radiation is produced in nuclear reactions and also emitted by radioactive nuclei. They are used in medicine to destroy cancer cell. कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत कम होने की वजह से, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होने की वजह से इनको बहुत ही छोटे से रेंज पर कॉलिमेट किया जा सकता है, जिसके कारण से हम एक एक सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक एक जो कैंसर सेल होता है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कैंसर सेल बेसिकली ऐसे सेल्स होते हैं जो रैपिडली मल्टीप्लाई होने लगते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट, बहुत ही प्रिसाइजली, ताकि दूसरे जो टिश्यूज हैं वो डैमेज ना हो, या जो हेल्दी सेल्स हों वो डैमेज ना हो। अब देखिए इस पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको कि हमें याद रखना है, और वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट करंट आखिर होता क्या है? आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेट अप इन अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। समय के साथ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होती है वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट सेटअप हो जाता है। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, द कंडक्शन करंट इन वायर कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जिस समय कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो वायर्स पर जो कंडक्शन करंट होता है वो हमारे बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। यानी कि आईसी बराबर आईडी होता है जब चार्जिंग हो रही हो, तभी तो उस सर्किट में पूरे में करंट फ्लो हो रहा है। लेट अस सपोज वी हैव अ वेव ऑफ एनर्जी यू, जो कि टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है एक सरफेस से। टोटली रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि एक सरफेस थी, लाइट ऐसे गई और टकरा कर वापस आ गई, तो द मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस इज गिवन बाई 2u/c। यानी कि ये जब नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है और उसी पर वापस आ रही है तो 2u/c होता है। बट इन जनरल द मोमेंटम ऑफ द वेव जो होता है वो होता है u/c। यानी कि अगर एक हमारे पास सरफेस है इस तरीके की और उस पर एक हम बात करें कि एक वेव है और वो जाकर टकरा रही है और टकरा कर जस्ट वापस आ रही है, तो टकरा कर जस्ट वापस आने पर हम कहेंगे कि, अब बहुत गौर से सुनिएगा, यहां पर जो लाइट वेव है वो गई और उसने मोमेंटम कितना डिलीवर किया। जब इस तरीके की सिचुएशन थी कि एक हमारी मतलब सरफेस है, उस पर लाइट गई और टकराई और टकरा के जस्ट वापस, नॉर्मली इंसिडेंट, और वहीं से वापस हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये जो मोमेंटम डिलीवर करता है वो होता है 2u/c। बट अगर हम बात करें कि वेव
का जो मोमेंटम है वो कितना है, यानी कि वेव का मोमेंटम होगा u बाई सी। ओके, अब होता क्या है कि वेव ऐसे जाती है, टकराती है, टकरा के वापस आ जाती है, तो चेंज इन मोमेंटम जब हम देखते हैं वो 2u बाई सी होता है, और उतना ही मोमेंटम वो सरफेस को ट्रांसफर करता है। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सेटिस्फाई द फॉलोइंग वेव इक्वेशंस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैक्सवेल्स थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस। ये हमारी वेव्स इक्वेशन निकल कर आती है मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की हेल्प से। तो डेवर यू सॉरी डेवर टू ई बाई डेवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर टू ई बाई वन डेवर टी स्क्वायर। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस में वेरिएशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के साथ वेरिएशन दोनों देखा जाता है। और इसको एक और तरीके से आसानी से लिख सकते हैं, और वो ये है कि डेवर टू फाई बाई डेवर यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c² डेवर टू फाई बाई डेवर आर स्क्वायर सॉरी टी स्क्वायर। तो फाई की जगह पर आप ई को यूज करें चाहे बी को यूज करें, ये सब की जगह एप्लीकेबल है। और इसको वेव इक्वेशन बोलते हैं, एक जनरल वेव इक्वेशन है ये। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव है तो इस पे ई आ जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड वाले टर्म है तो बी आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैटर वेव है, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आगे चलकर वो सब आता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ फॉर अ सिंपल एक इंफॉर्मेशन कि वहां पर भी उसको रख के निकाल देते हैं। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसको आप देख सकते हैं। अब 1/c² जो होता है वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, क्योंकि हमने शुरुआत में देखा था जो c होता है वो 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है इन फ्री स्पेस। तो इससे ही निकाला गया है इसको, ठीक है। तो आप इसको पुट करेंगे तो ये एक जनरल इक्वेशन से ये दोनों चीजें निकल कर आ जाएंगी। अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपली ये बता रहा था। इसको वेव इक्वेशन बोलते हैं। E and B are electric and magnetic field respectively. The electric and magnetic field of a sinusoidal plane electromagnetic wave propagating in the positive x direction can also be written as E is equal to Em sin kx minus omega t या फिर B is equal to Bm sin kx minus omega t। यानी कि अगर कोई x डायरेक्शन पर वेव प्रोपोगेट हो रही है तो देखिए k के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताता है। अब यहाँ पर माइनस साइन है तो ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन पर जा रहा है। तो E हो गया Em sin kx माइनस ओमेगा टी और B हो गया B बराबर Bm sin kx माइनस ओमेगा टी। तो ओमेगा यहाँ पर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है, के है वेव नंबर विच इज गिवन बाय ओमेगा बराबर 2πf एंड के बराबर 2π बाई लेमडा। तो ओमेगा हमारा 2πf होता है, के होता है 2π बाई लेमडा। ये हमारी जो इक्वेशंस हैं इनको याद रखिए, ये एक्चुअली इनके सॉल्यूशंस हैं ये, ठीक है, इन इक्वेशंस के, इन वेव इक्वेशंस के सॉल्यूशन है ये। तो ई कैसे वेरी करता है स्पेस और टाइम पर वो चीज यहां से पता चलती है, और बी कैसे वेरी करता है स्पेस टाइम पर वो हमें यहां से पता चलता है। और जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहलाती है जो कि 2πf के बराबर है, और जो के है यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, जो कि 2π बाई लेमडा से होता है। इसी को अगर हम देखें तो ऐसा लिख सकते हैं 2π ये, ठीक है, ये चीज सॉरी मतलब ये 2π बार जो है इसको वेव नंबर, यहां पर ये जो है ये वेव नंबर आ गया, और के जो हो गया, एक मिनट, के इज इक्वल टू 2π बाई लेमडा, तो ये हो गया हमारा वेव नंबर, और ये 2π बाई लेमडा बाई, और यहां पर इसको 1 बाई लेमडा को एक्चुअली ये लिख सकते हैं न्यू बार। ओके, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। क्लियर? के को हम लोग वेव कांस्टेंट भी बोलते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ साइनोसॉइडल प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफाइंड एज द एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर टेकन ओवर वन साइकिल। तो इंटेंसिटी ऑफ साइनोसॉइडल प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो एवरेज वैल्यू होती है पॉइंटिंग वेक्टर की एक पूरे साइकिल पर, और ये डिफाइन होता है कुछ इस तरीके से कि एस एवरेज इक्वल टू ई एम बी एम बाई 2μ0 या फिर ई एम स्क्वायर बाई 2μ0c या फिर c बाई 2μ0 बी एम स्क्वायर। तो ये है इंटेंसिटी ऑफ साइनोसॉइडल प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको कि पॉइंटिंग वेक्टर को एवरेज आउट करके निकाला जाता है, जहां पर जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो हमारा इस तरीके से डिफाइंड होता है ई क्रॉस बी बाई μ0। इसी को ही लिख दिया जाता है ई क्रॉस एच। ओके,
ये चीज हो गया। अब यहां पर देखिए, फॉर अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस इज। तो देखिए मोमेंटम सरफेस, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, इनके जो फॉर्मूले वगैरह हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अभी जो थी बात 2u/c की या फिर u/c, इसमें क्या था कि हम मोमेंटम ट्रांसफर की बात कर रहे थे। अब यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस की। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ये बन जाता है F बराबर 2IA/c। तो ई आई जो है यहां पर वो है एनर्जी फ्लक्स इंसिडेंट ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ए है एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि जितने सरफेस पर उसको फॉल कराया जा रहा है। तो आई है हमारी इंटेंसिटी बेसिकली। तो अगर आपको इंटेंसिटी दे रखी हो और आपसे फोर्स पूछा हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पर ए है कितने सरफेस पर उसको फॉल कराया जा रहा है। The basic difference between various types of electromagnetic wave lies in their wavelength or frequencies. Since all of them travel through vacuum with the same speed, consequently the wave differ considerably in their mode of interaction with matter. Accelerated charged particles radiate electromagnetic waves. The wavelength of electromagnetic wave is often correlated with the characteristic size of the system that radiates. Thus, gamma radiation having wavelength of 10 to the power -14 मीटर to 10 power -15 मीटर typically originate from an atomic nucleus. तो ये सब उसका दिया हुआ है कि कौन सा रेडिएशन कहाँ से जनरेट होता है। एक्सरेज आर एमिटेड फ्रॉम हैवी एटम्स, और रेडियो वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, किसी सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं वहां से होता है। विजिबल रेडिएशन एमिट होता है बाय एटम्स, हाउएवर मच लॉन्गर इन वेवलेंथ देन एटॉमिक साइज। The oscillating field of an electromagnetic wave can accelerate charges and can produce oscillating currents. ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ऑसिलेटिंग फील्ड होते हैं यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो चार्जेस को एक्सेलरेट करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। Therefore, an apparatus designed to detect electromagnetic waves is based on this fact. Hertz's original receiver worked in exactly this way. The same basic principle is utilized in practically all modern receiving devices. High frequency electromagnetic waves are detected by other means based on the physical effects that they produce on interacting with matter. बाकी जो हमारे एक्सेलरेटिंग चार्जेस के साथ जो इंटरेक्ट हो सकती हैं वो उनके साथ डिटेक्ट होती हैं। Infrared waves with frequencies lower than those of visible light vibrate not only with electrons but entire atoms or molecule of the substance. होता क्या है कि इंफ्रारेड वेव्स जो है मतलब उस रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या कुछ लोअर इसकी मतलब जो इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसीज होती हैं विजिबल लाइट से कम होती हैं, ठीक है। तो इंफ्रारेड जो है वो फ्रीक्वेंसीज मतलब कम फ्रीक्वेंसीज वाली हैं विजिबल लाइट से, तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को नहीं वाइब्रेट करती, ये क्या करती हैं पूरे एटम या पूरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कराने लगती हैं, जिसके कारण से जो वाइब्रेशन बढ़ने के कारण इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण से जो टेम्परेचर है वो सब्सटेंस का वो बढ़ जाता है। दिस इज वाई इंफ्रारेड वेव्स आर ऑफन कॉल्ड हीट वेव्स। तो आइए अब इसके जो डीपीपी और पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करें। पहले डीपीपी सॉल्व करेंगे, तो आप लोग भी ओपन कर लीजिए डीपीपी। ओके, तब तक मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं भी ओपन कर लेता हूं डीपीपी। तो 1 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन, और बताइए क्या होगा इसका आंसर। द सन रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एट अ रेट ऑफ 3.9 into 10 power 26 watt. Its radius is 6.96 into 10 power 8 meters. The intensity of sunlight at the solar surface will be. तो इस पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले सीखने को मिलेंगे यहां से, ये जो डीपीपी है। तो अगर आप अभी तक इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो रजिस्टर कर लें, चैट सेक्शन पर रजिस्टर करने के लिए लिंक मौजूद है। अगर आपने पहले से इस पर रजिस्टर कर रखा है तो इसका जवाब दें कि क्या होगा। आप अपने जो डीपीपी है उस पर भी मार्क करें और यहां पर भी बताएं क्या होगा इसका आंसर। बताइए। द सन रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एट अ रेट ऑफ 3.9 into 10 power 26 वॉट। तो जो सन है वो इतने एनर्जी के साथ इतने पावर के साथ एनर्जी रेडिएट कर रहा है। इट्स रेडियस इज 6.96 into 10 power 8 मीटर। द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एट सोलर सरफेस विल बी। तो हमें बताना है इंटेंसिटी कितना होगा, यानी कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो
पावर और इंटेंसिटी को रिलेट कराने के लिए है। तो एक बार इसको ट्राई करें, मैं इस पे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, और हिंट वो ये है कि आपको क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो पावर जो है उसको हम लोग मेजर करते हैं वॉट्स पर, है कि नहीं? पावर को मेजर करते हैं वॉट्स पर, और इंटेंसिटी को मेजर करते हैं हम लोग जूल पर यूनिट एरिया पर सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड जो है, जूल पर सेकंड ये हो गया वॉट, और एरिया से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया हमारा इंटेंसिटी, यानी कि ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, इस जगह पर। ठीक है, समझ गए? तो क्या करना है, अब इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? सबने ओपन कर लिया ना डीपीपी? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो पावर अगर हमें दिया है, और पावर जो है वो किसी सोर्स का होता है, और उस सोर्स की वजह से किसी डिस्टेंस पर जब हम देखते हैं कि क्या उस एनर्जी एरिया के बढ़ने के साथ कैसे चेंज हो रही है, तो हम पर यूनिट एरिया देखते हैं, जो कि इंटेंसिटी को डिफाइन करता है। यानी कि आपको रेडियस का यूज करके 4 पाई r² का इस्तेमाल करते हुए जो सरफेस एरिया है वो निकाल लेना है, और इस पावर को डिवाइड कर देना है उस सरफेस एरिया से, आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा डी। डी डी आ रहा है आंसर? सबका आ रहा है? मार्क करें, आगे बढ़ें। देखिए बहुत ज्यादा समय ले लिया आपने इसको सॉल्व करने में, 20 मिनट का टाइमर है, सिर्फ 16 मिनट बचे हुए हैं, पहला क्वेश्चन ही है अभी। क्या होगा इसका? चलिए मैं मार्क कर रहा हूं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, तो डी बताया तो मैंने डी मार्क कर दिया, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए इसका क्या होगा आंसर? द मैग्नेटिक फील्ड इन अ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ पीक वैल्यू ऑफ 20 नैनो टेस्ला। द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज। एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पीक वैल्यू है, यानी कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा, यहां पर 20 नैनो टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू दे रखी है, और हमें बताना है कि जो इसकी पीक वैल्यू है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कितनी होगी। यानी कि E/B=C, ऐसा जो रिलेशन होता है, यानी कि B0 = E0/C, उस रिलेशन का यूज करना है। बताइए क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? ये होता है? क्या होगा आंसर? चलिए, तो आपके बताने के अकॉर्डिंग मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं सेकंड वाला। क्या सब सॉल्व नहीं कर रहे क्या? देखिए जरूरी है सॉल्व करना, आपके पास जो डीपीपी है उस पे भी, यहां पर भी बताना। ठीक है, यहां आप एक बार बताएं ना बताएं वो चल जाएगा, आपको बताना है आपके डीपीपी में, आपको वहां तो मार्क करना ही करना है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट, ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, लाइट, साउंड, क्या 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 होता है? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो फ्री स्पेस में किसकी स्पीड से ट्रेवल करती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो लाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of a charged cylindrical capacitor vary with the distance r from the axis of the cylinder? E is proportional to 1 by r square, E is proportional to 1 by r, E is proportional to r square, या E is proportional to r। इसी चीज को मैं इस तरीके से भी पढ़ सकता हूं कि E is inversely proportional to r square, E is inversely proportional to r, और E is proportional to r square, या E is directly proportional to r। तो जितनी बार भी मैंने यहां पर इस्तेमाल किया वो वर्ड्स सही थे, मीनिंग भी उनका सही था, बट आपको समझने में थोड़ा समझना होगा इसको। हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर वेरी विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर?
वेरिएशन कैसा होता है? यहां पर चार्ज्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ये ध्यान दीजिएगा। आप डायरेक्ट कैपेसिटर पे फोकस मत करिएगा, साथ में सिलेंड्रिकल शब्द भी है। सिलेंड्रिकल पूरा आंसर बदल देगा, क्योंकि अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें और एक आइडियल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि विद लार्ज सरफेस एरिया, जब हम देखते हैं कि दो प्लेट्स का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये देखा गया है वहां पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो कांस्टेंट होती है। बट यहां पर क्योंकि पूछा है एक चार्ज्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के उस पे, ओके, तो इस हिसाब से आंसर दीजिएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होता है फॉर्मूला सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का? कैपेसिटेंस क्या होता है? सॉल्व कर रहे हैं ना आप? बी, चलिए बी मार्क कर देते हैं, फिर देखते हैं इसको किसने किसने सही बताया। सोलर रेडिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सोलर रेडिएशन यानी कि लाइट से जो सन से आने वाली लाइट है वो किस तरीके के रेडिएशन का एग्जाम्पल है? लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, नन ऑफ द अबव, या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही होगा ना आंसर, लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना? लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं? क्या है आंसर? ट्रांसवर्स है, सच में ट्रांसवर्स होगा। क्यों, अंतर क्या होता है दोनों में, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में? तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, इनमें अगर आपको अंतर पता है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अब सोलर रेडिएशन है, अगर आपको देखिए ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता एग्जैक्टली सोलर रेडिएशन के बारे में, पर इतना तो पता है ना कि सोलर यानी कि सन से अर्थ तक जब लाइट आती है तो बीच में वैक्यूम से होकर आती है, तो वैक्यूम में ट्रेवल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास। और ट्रांसफर्स नेचर की वो इस वजह से होती हैं क्योंकि ये देखा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो सोलर रेडिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर 3 मेगाहर्ट्ज passes from vacuum into a dielectric medium with permittivity इतना, देन फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ता है और वेवलेंथ पर क्या फर्क पड़ता है ये बताना है। बताइए क्या होगा? बताया इस पे कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर लाइट जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो कौन कौन से ऑप्शन जो है वो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे? बी वाला और डी वाला, है कि नहीं? बचेगा सिर्फ ए वाला और सी वाला, यानी कि इस पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड और फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। उसके बाद फिर हमें निकालना है वेवलेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। तो वेवलेंथ क्या बढ़ जाएगी? अब इस वेवलेंथ बढ़ जाएगी सच में? नहीं, वेवलेंथ कैसे बढ़ जाएगी? वेवलेंथ कैसे बढ़ जाएगी? आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस पूरे उसको मैंने बताया आपको इस तरीके से है, लॉजिक के बेसिस पर, जिससे निकाल सकते हैं फॉर्मुला बेस्ड। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अब सोचिए जरा, जब वैक्यूम पर था तो यही फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी की जगह पर अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं वो हो जाएगा सी बाई लेमडा। इसको अब वी, इसको वी बोल रहे हैं तो इसको लेमडा प्राइम बोल देते हैं, तो ये न्यू के बराबर रहना है। अब सोचिए जरा कि अगर वैक्यूम पर जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है,
वैक्यूम पर स्पीड मैक्सिमम होती है, तो जब मीडियम पर जाएगी तो स्पीड घटेगी, तो जब स्पीड घटेगी तो वेवलेंथ को भी घटना ही होगा, तभी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रह सकती है। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड और वेवलेंथ हो जाएगी आधी। निकालने की जरूरत भी नहीं क्योंकि हमारे पास एलिमिनेशन से आंसर निकल कर आ गए। ओके, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है इस पे। इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम, इंफॉर्मेशन। अब देखिए, इंफॉर्मेशन की बात तो ये ऐसी है कि इंफॉर्मेशन कैसे भी ट्रेवल कराया जा सकता है। इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि जैसे दो आप लोग जो फ्रेंड होंगे, आपस में जो बात चल रही होगी किसी और को पता नहीं चलेगा, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग के हेल्प से। तो किसी भी तरीके से लाइट में अगर हम एक कुछ कोडिंग कर दें, उसके बेसिस पर हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। सी कैसे होगा? मोमेंटम, मोमेंटम ट्रांसफर नहीं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी मैं बता कर आया हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी मोमेंटम दोनों ट्रांसफर करती हैं। गलत होना चाहिए तो इंफॉर्मेशन में गलत होना चाहिए, इंफॉर्मेशन और चार्ज में गलत होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करती हैं, यही तो खास बात है। ये कोई फिजिकल मतलब मीडियम होने के ना होने के बावजूद, मतलब एक फिजिकल मीडियम ना होने के बावजूद भी वो एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर कर देती हैं। चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। In a plain electromagnetic wave, the electric field oscillates sinusoidally at a frequency of 1 into 10 power 10 hertz and amplitude 36 volt per meter. The amplitude of oscillating magnetic field will be, कितना वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप सब करते जा रहे हैं ना डीपीपी, अपने उस पे लॉगिन आईडी पर भी मार्क करते जा रहे हैं ना डीपीपी में आंसर, हाँ या ना? ओके ओके, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या मार्क कर दिया जाए? बी। चलिए मार्क कर देते हैं बी, सबका आंसर आ रहा है बी, तो मार्क कर देते हैं, पता चलेगा गलत है या सही। क्या लगता है सही होगा? चलिए ठीक है, इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर देखकर आपको पता चल जाना चाहिए, टेस्ला लिखा हुआ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है और के डायरेक्शन पर है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। A plane electromagnetic wave of frequency 50 megahertz travel in a free space along the positive x direction. At a particular point in space, the time जो था वो कुछ इस तरह, मतलब पॉइंट इन स्पेस टाइम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो थी E इज इक्वल टू 6.3 इन जे डायरेक्शन एट वोल्ट पर मीटर। द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट विल बी, क्या होगा? कैसे निकालेंगे इसको? सी, ऑप्शन सी, सच में ऑप्शन सी? ओके, सी लगा दें फिर सी। 3 मिनट का सिर्फ समय बचा हुआ है और एक क्वेश्चन भी बचा हुआ है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? आपने सॉल्व किया सी ऑप्शन, आपने तुरंत बता दिया, तो आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते जा रहे हैं ना साथ साथ। इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, हर बार भी जब आप क्वेश्चन को देखें तो एक बार पूरा पढ़ें, पूरा रिकॉल कर लें, फिर आपको अगर याद है तो आप इस बार क्या करें पता है, यानी कि हर बार आपको इंप्रूव होना है। तो इंप्रूव कैसे हो सकते हैं कि आपने एक्चुअल में, देखिए प्रोसेस ये होती है कि एग्जामिनेशन पर जब आप बैठते हैं तो आपके सामने हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है, उसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पढ़कर उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको यूज करके सॉल्व करके फिर आंसर देने का, हाँ या ना? तो जब हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस कैसे करें पता है? अगर आपको मान लीजिए आंसर पता भी है, लेट अस सपोज आपको आंसर पता है, तो इस बार जब आप उस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप किस चीज की प्रैक्टिस करें? ऐसी
मान लीजिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 10 स्टेप्स लगाने पड़ रहे थे पिछली बार, तो इस बार आप क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन तो हमेशा पढ़ें, क्वेश्चन पढ़कर आप ये 2 स्टेप जंप कर दें, यहां पर आ जाए, यानी कि आपने कॉन्सेप्ट बिना सोचे डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद आ गया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और उस फॉर्मूले में डायरेक्ट आपने वैल्यूज पुट करके सीधे आंसर निकाल लिया, यानी कि आपने अब कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेशन तो किया जा सकता है। यानी कि हर बार आपको पूरी प्रोसेस दिमाग में रन करानी है, जिससे कि दिमाग को ये बार बार आदत पड़े कि जब भी क्वेश्चन आएगा ये पूरी प्रोसेस करेगा वो। वरना होगा क्या, एग्जामिनेशन में तो आपको पता नहीं रहेगा, एक्चुअल एग्जामिनेशन जब आएगा कि आंसर क्या है इसका, तब दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए भी ट्रेन करना होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, किसके बराबर होगा ये? ओके, तो मार्क कर देते हैं ए, सेव कर दें, सबमिट कर दें, यस कर दें, और इस पे 10वें वाले को ही देख लेते हैं पहले, ये क्या हुआ। यहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कर दिया गलत। इसीलिए मैंने कहा है कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ें पूरा। देखिए आपने यहां पर क्या गलती करी पता है, एक बार एक बार क्या, जब मैं 9th में था या 10th में था, तो हुआ क्या कि मैथ्स का एक क्वेश्चन था जिसपे कि कुछ था, मतलब मून और अर्थ के बीच का कुछ रेशियो वगैरह ऐसा कुछ निकालना था। तो मैं निकालना था मून टू अर्थ या अर्थ टू मून, ऐसे कुछ निकालना था, तो मैंने जस्ट अपोजिट निकाल दिया। तो रेशियो निकालते वक्त हमेशा ये ध्यान दीजिएगा किसकी बात हो रही है, अर्थ टू मून या मून टू अर्थ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। अब जो आपने आंसर बताया वो आपने बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, और इस पे पूछा था उसने मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गलत हो गया। बात समझे? क्लियर? तो क्वेश्चन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर आंसर देना। क्लियर? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हर एक स्टेप को आप चलाएं, हर एक स्टेप को रन करें। क्यों? क्योंकि पता है इसी क्वेश्चन में आंसर फिर बदल जाएगा। यहां पर अगर ये बोल दिया इन्होंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, तो अगली बार जब आपके दिमाग सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आपको तो लगेगा इसका आंसर तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा। अब सोचिए जरा, इतना आसान सा क्वेश्चन, सिर्फ आपकी इस गलती की वजह से कि आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा और ध्यान से नहीं पढ़ा, उसकी पूरी प्रोसेसिंग नहीं करी क्वेश्चन की, वो गलत हो गया। ये ज्यादा नुकसानदायक है। आपने जो पढ़ा नहीं साल भर, वो गलत कर दे, कोई दिक्कत नहीं, गलत कर दे या ना करें, उसको सॉल्व ही ना करें, बहुत बढ़िया। बट गलती आपसे ये हो रही है कि आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, जल्दी से आप उसको सॉल्व करने के चक्कर में गलत कर दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आपने साल भर कितनी भी मेहनत करी हो, सही नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करें, हर हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त 2 चीज सीखें। एक, क्वेश्चन अगर गलत हो गया हमारा तो उसको सही करना कैसे, सॉल्व कैसे करना है, और आपने वो गलती जो करी है वहां पर उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है, तब जाकर प्रोग्रेशन होगा आपके पढ़ाई पर। वरना क्वेश्चन तो हर बार सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, बट एग्जामिनेशन में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो ये गलती कर देते हैं जो हर बार वो गलती करते थे, उसको गलत करने में जो गलती करते थे। बात समझ रहे हैं? तो एग्जामिनेशन इज अ डिफरेंट थिंग। लिमिटेड टाइम में बहुत ढेर सारी चीजों को मैनेज करना होता है। क्लियर? अब अच्छा बताइए, इस पे किसी क्वेश्चन को डिस्कस करना है? समझ गए ना? अब देखिए मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं जनरल चीज बता रहा हूं। ओके, तो कोई ऐसा मत समझे कि मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कुछ बोल रहा हूं, मैं जनरल चीजें बता रहा हूं। सबसे ऐसी गलतियां होती हैं, हमसे भी हुई हैं। ठीक है? हमको जिसने पढ़ाया, हमको जिन्होंने पढ़ाया उनसे भी गलतियां हुई हैं, अभी भी गलतियां होती रहती हैं। गलतियां तो होती ही रहती हैं, सबसे होती हैं गलतियां, बट उनको दोबारा रिपीट ना किया जाए, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। तो इस पे इस डीपीपी में किसी को बताना है कोई क्वेश्चन जो समझ पे ना आया हो? सबके आंसर आ रहे थे सबको? फिर भी देखिए एक बार,
सबको एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए, जैसे पहले वाला था कि सन रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इसकी बात थी, तो यहां पर क्या होगा कि पावर सन का दे रखा है इतना, रेडियस ऑफ द सन दे रखा है हमारा इतना, एरिया निकाल लेंगे। फिफ्थ, ओके ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। फिफ्थ इनकरेक्ट है। चलिए वहां पहुंचते हैं, यहां पर देखते हैं, ठीक है, पहले पहुंचेंगे वहां पर भी। इनकरेक्ट कैसे इनकरेक्ट है, ओके। तो इस पे क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, अब यहाँ पर बन जाएगा आर स्क्वायर कैसे, मतलब 6.96 इंटू, मतलब इसका जो रेडियस है उसको रखकर हमने स्क्वायर किया, 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एरिया 6.079 इंटू 10 पावर 18 मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी निकलती है पावर डिवाइडेड बाई एरिया, तो पावर डिवाइडेड बाई एरिया हमने कर दिया तो इतना निकल कर आ गया। अब देखिए, चलिए फिफ्थ वाला देख लेते हैं क्या इस पे है। अच्छा, रिपीट करना है, ओके ओके ओके। देखिए फिफ्थ वाला वही तो, इस पे तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस पे क्या गलत है, ये तो सही है। अब यहां पर देखिए, सोलर रेडिएशन की अगर हम बात करें तो सोलर रेडिएशन का मीनिंग ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सीधा सीधा सन से अर्थ तक रेडिएशन आ रहा है, और सन और अर्थ के बीच में स्पेस होता है, वैक्यूम होता है। तो हम कैसे कह रहे हैं कि वहां से लाइट आ रही है, और अगर लाइट आ रही है जो कि हमें रोज देखने को मिलती है कि हर दिन सूरज उगता है और अर्थ पर रोशनी आती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसी कारण से वो वैक्यूम पर भी ट्रेवल करके आ पा रहा है। तो ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारे पास जो दो ऑप्शन है वो कैंसिल आउट हो गए, अब बचा हमारे पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग वेव्स होती हैं, यानी कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती हैं। टाइम वेरिंग वो वाली मैग्नेटिक फील्ड फिर से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इस तरीके से ये एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ती हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पर बढ़ती रहती हैं, आगे तरफ बढ़ती रहती, प्रोपोगेट होती रहती है, एक दूसरे को प्रोड्यूस भी करती रहती है और आगे बढ़ती भी रहती है। और ये जो तीनों डायरेक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की, तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, तो कोई और इस पे क्वेश्चन डिस्कस करना है कि हम चले पीवाईक्यू पर, बताइए फटाफट। पीवाईक्यूज पर जंप करें, या इस पे किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? सबने सॉल्व किया ना इसको डीपीपी? चलिए, तो अगर किसी को अब इस पे डाउट हो तो बता दे, वरना फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ें फिर, यस और नो, आगे बढ़ें। तो 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं उनको एक्सेस कर लूं। सभी को क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ए होगा, ए बी सी डी, कौन सा होगा? तो देखिए, आप जब भी आंसर दे रहे हो, इस भले ही आपको यहां पर थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए, 10 सेकंड ज्यादा लग जाए यहां पर थोड़ा सा आपको, बट आप अभी क्या करिए, उस पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू करिए, उसके हर एक पार्ट को समझिए कि हर एक वर्ड क्या कह रहा है। जैसे कि रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, उसके कंपोनेंट जो होते हैं, टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो याद करिए, कुछ इस पे बताया था एस एवरेज करके, याद आ रहा है? अनअटेम्प्टेड है या अटेम्प्टेड है, तानिया? अटेम्प्टेड है ना, अटेम्प्ट कर लिया आपने, ऐसा है ना, नॉट अटेम्प्टेड, तो अटेम्प्ट करिए, साथ ही साथ अटेम्प्ट करते जाइए पीवाईक्यू। इसीलिए तो यहां पर हम सॉल्व करा रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि वैसे क्या होता है जब हम अकेले सॉल्व करते हैं थोड़ा, देखिए वो पता है उससे क्या होगा कि जब आप उसको सॉल्व करेंगी, हाँ शो तो होगा ही, आंसर शो हो रहा है, आंसर शो हो रहा है आपके उस पर, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, फिर ऐसे नहीं शो होते, आंसर ऐसे नहीं शो होते, पता है?
आपने गलती से उसको अटेम्प्ट कर लिया होगा, इस वजह से ऐसा शो हो रहा होगा। नहीं तो देखिए अभी जैसे मैंने ओपन किया है, वो आपसे गलती से अटेम्प्ट हो गया होगा। ओके, तो कोई नहीं, आप सीखिए उससे, क्योंकि ये जो पूरा फेज है वो सीखने का है। भले ही आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपको आंसर्स दिख रहे हो, तो आप सीखिए कि कैसे करना होगा। ओके, तो अब देखिए यहां पर तो क्या होगा इसका आंसर? एस एवरेज वाला, यानी कि जो पॉइंटिंग वेक्टर था उसका एवरेज ही हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जो कि कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आंसर क्या निकल कर आएगा? सी, डी, ए, क्या होगा आंसर? चलिए, सब कह रहे हैं ए, तो ए लगा देते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which is best suited to observe a particle of radius इतना सेंटीमीटर is of order of। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें बताना है, जो कि एकदम सही है इस रेंज के पार्टिकल को देखने के लिए। अब इसको जरा सोचिए, इसको फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है, होता क्या है कि जब कोई पार्टिकल है उसका साइज जब बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो अगर उसके उस पार्टिकल के साइज के कंपेरेबल अगर हम लाइट उस पर इंसिडेंट कराते हैं तो डिफ्रैक्शन होने लगता है। तो हमें यहां पर यह बताना है कि उसको हमें क्या करना है, सही तरीके से ऑब्जर्व करना है। तो किस तरीके की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाए ताकि डिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना हमें देखने को ना मिले। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज बेस्ट सुटेड टू ऑब्जर्व अ पार्टिकल ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ बी। चलिए, बी, ए, ए, चलिए ए लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा? चलिए ए लगा दिया। इफ लेमडा v, lambda x and lambda m represents the wavelength of visible light, x-rays and microwave respectively, then अब बताइए, तो बहुत ही आसान सा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर बेस्ड है ये। तो आंखें बंद करिए, फटाफट सोचिए एनर्जी के बेसिस पर, और वेवलेंथ, जिसकी एनर्जी सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो इन तीनों में से सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? चलिए, बी, 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 ठीक है। इसका बताइए क्या होगा आंसर? द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन ईएम वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द प्लस जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन है आपके पास यहां पर ए, बी, सी एंड डी, क्या होगा? अब यहां पर गौर से देखिए, ये कह रहा है कि जेड डायरेक्शन पर जो प्रोपोगेशन है, अब है क्या, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। और इसको आप निकाल सकते हैं, जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर वाली इक्वेशन होती है, एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट। तो ई क्रॉस बी जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी। तो यहां पर ई क्रॉस बी चेक करना है आपको कि जेड आना चाहिए। बताइए क्या होगा आंसर? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब यहां पर गौर से देखिए कि अगर जो वेव है वो जेड डायरेक्शन पर प्रोपोगेट हो रही है, तो जेड डायरेक्शन पर प्रोपोगेट होने की वजह से ई और बी जेड पर हो नहीं सकती। तो वो सारे ऑप्शन जिसपे कि के मौजूद है, यानी कि के कैप मौजूद है, वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारे हो जाएंगे कैंसिल आउट। कौन कौन से बचे? ए और सी।
तो ई क्रॉस बी करना है हमें, जिससे कि हमें के डायरेक्शन मिल जाए। सी होगा आंसर? सी कैसे होगा? सी नहीं होगा। चलिए, जिसने सी मार्क कर रखा है मैं वो मार्क कर देता हूं सी। सी आंसर नहीं है वैसे इसका। जे क्रॉस आई के कैसे हो जाएगा? ये आपने पढ़ा होगा ना। आई, जे और के, ये पढ़ा है। आई क्रॉस जे जब करते हैं तो हमें के मिलता है, जे क्रॉस के करते हैं तो आई मिलता है। तो जे क्रॉस अगर आपने आई कर दिया तो माइनस के मिलेगा, जबकि यहां प्लस जेड एक्सिस पर बात हो रही जा रही है लाइट। ओके, तो सी नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, सी नहीं होगा इसका आंसर। क्या करें इसको? ए मार्क कर दें? चलिए, इसका आंसर बताइए। In an electromagnetic wave in free space, the root mean square value of electric field is ERMS बराबर 6 वोल्ट पर मीटर. The peak value of magnetic field is. अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में ERMS और मैक्सिमम जो है वैल्यू, उसके बीच में बताया है मैंने। तो देखिए, जैसे वहां पर वोल्टेज वेरी कर रहा था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। दोनों सेम तरीके से वेरी करते हैं, यानी कि साइनोसॉइडल वेरिएशन होता है। तो इसका भी जो रिलेशन है वो वही निकल कर आएगा कि ई मैक्स जो होगा वो हो जाएगा ई आर एम एस डिवाइडेड बाई, सॉरी, यहां पर √2 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। ठीक है, तो ई एम बराबर हो गया ई आर एम एस इंटू √2। तो इससे हमें देखिए निकालना क्या है, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर पीक वैल्यू ऑफ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली तो फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ई बाई बी करके, ई बाई बी इक्वल टू सी करके। ठीक है, फ्री स्पेस आ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट आप सी यूज कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको कि आपको सीखना होता है, इसी से ही पता चलता है। आप सोचिए जरा कि जो इस क्वेश्चन को बना रहा है और जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, वो इस क्वेश्चन के थ्रू ही कनेक्टेड है। यानी कि आप सोचिए जरा, यहाँ क्वेश्चन बनाने वाला जो है और जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, इनके बीच में ये क्वेश्चन ही मौजूद है जिसपे कि इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो इसने इस पे इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो सॉल्व करने वाला है इससे इंफॉर्मेशन निकाल के उसको सॉल्व कर सके। और जो इस इंफॉर्मेशन को निकालना सीख जाता है वो इसको सॉल्व करना सीख जाता है। तो हमें क्वेश्चन को ऐसा उड़ते हुए निगाहों से नहीं देखना है, मतलब सरसरी निगाहों से नहीं देखना है, उसको एक एक चीजों को समझना है। जैसे मैंने बताया ना कि आपको अगर देखिए मान लीजिए फॉर्मूले याद हैं, सारे कॉन्सेप्ट पता है, सब कुछ ठीक है, तो अब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज पर कि ये क्वेश्चन आ रहा है, इस पे हर एक वर्ड की क्या मीनिंग है, हर एक चीज को समझने में इस तरीके से। तो इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई आर एम एस बराबर 6 वोल्ट पर मीटर। द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो क्या आ रहा है आंसर इसका? ए। चलिए देखते हैं क्या होगा, टिक कर देते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए 8 मिनट बचे हैं और क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं 5, फटाफट करिए इसको। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्या होगा आंसर? सब सॉल्व करते जा रहे हैं ना, सब सॉल्व करते जा रहे हैं ना पीवाईक्यू को, अपने उस पर मार्क भी करते जाइएगा। क्लियर? क्या होगा आंसर? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अ चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। क्या होगा इसका आंसर? द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन ईएम वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाई ई बराबर आई 40 cos kz माइनस 6 इंटू 10 पावर 8 टी
वेयर ई जेड एंड टी आर इन वोल्ट्स पर मीटर, और जो z है वो मीटर्स पर है और जो टाइम है वो सेकंड्स पर है। तो द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर k इज, वेव वेक्टर k की वैल्यू क्या होगी? बताइए क्या होगा आंसर, बताइए बताइए, क्या आएगा निकल कर आंसर? बताइए। क्या होगा, क्या होगा? आया किसी का निकल कर आंसर? ये मीटर इनवर्स लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बताइए। ए, मार्क कर दें। देखिए ये जो 1/λ है हमारा, उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको कि वेव नंबर बोलते हैं, और के हो गया हमारा वेव वेक्टर। ओके, तो के जो हमारा होता है वो होता है 2π/λ। मैं इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूं, बट ये मुझे मतलब ये सामने दिख गया वेव वेक्टर के। तो एक जो नया टर्म है ये, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वेव नंबर होता है हमारा। तो इसको के बराबर 2π/λ लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 2π इंटू न्यू बार, जिसको कि वेव नंबर बोला जाता है। ये जो है न्यू बार, इसको वेव नंबर बोलते हैं, यानी कि 1/λ। ये मीटर इनवर्स होता है इसका यूनिट। और इससे जो हमारा वेव वेक्टर है वो इससे ऐसे रिलेटेड होता है। ओके, तो चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं फिर। द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाई ई एक्स इक्वल टू 0, ई वाई इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन पर कुलाम, और इस तरीके से पूरा ये दिया हुआ है इक्वेशन। कॉस 2π इंटू 10⁶ रेडियन पर मीटर टी। अब देखिए इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो इसने सिर्फ किया क्या है, थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर लिख दिया है, यूनिट्स भी इसी में इंक्लूड कर दी, सब कर दिए। तो अब क्या होगा यहां पर? तो टी के साथ जो आता है वो क्या आता है? वो ओमेगा आता है कि नहीं? हाँ या ना? और एक्स के साथ जो आता है वो क्या आता है? वो आता है के। तो यहां पर अगर आप गौर से देखें तो ओमेगा में ये यूनिट नहीं होनी चाहिए, यहां पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी टाइपो है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये रेडियन पर सेकंड होगा यहाँ पर, और ये रेडियन पर मीटर होगा। कि एक्स आता है ना, कि एक्स आता है, या तो आप इसको एक्स लिखें या तो इसको टी लिखें, ठीक है। तो ये यहाँ पर मीटर्स है, इस मीटर की जगह पर ये सेकंड आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम आ रहा है और यहाँ पर ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये देखकर बता रहा हूँ कि इस कॉस का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। और अगर यहां पर मीटर लिखा रहता तो टाइम और मीटर यानी कि सेकंड पर मीटर हो जाता है यहाँ पर, और ये हो जाता मीटर पर सेकंड हो जाता, जो कि फिर आर्ग्यूमेंट हमारा नहीं रह जाता डायमेंशनलेस। तो ये ध्यान देना थोड़ा जरूरी है इस तरीके से। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? बी। चलिए, बी। इसका आंसर क्या होगा बताइए? एन ईएम वेव इज प्रोपोगेटिंग। कितना टाइम बचा है? 2 मिनट तो बचा हुआ है। अरे हाँ, 2 मिनट ही तो बचा हुआ है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। एंड ईएम वेव इज प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम। चलिए क्या आ गया आंसर? द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस ईएम वेव इज अलोंग
plus y axis, then the direction of oscillating magnetic field of the EM wave will be along. क्या होगा? ठीक है, तो इस पे भी आपको वैसा ही यूज करके इसको निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके. क्या आ रहा है? बी आ रहा है. चलिए, आप कह रहे हैं बी, तो मैं लगा दे रहा हूं बी. मैंने नहीं देखा क्या होगा इसका आंसर. ठीक है, अब अगर गलत हुआ तो पता चल जाएगा किसने किसने गलत किया था. आगे देखते हैं. A parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad is being charged by a voltage source whose potential is changing at a rate of 3 volt per second. The conduction current through the connecting wire and the displacement current through the plate of the capacitor would be respectively. क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, जिसका कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड दे रखा है, उसको चार्ज किया जा रहा है बाय अ वोल्टेज सोर्स, जहां पर कि पोटेंशियल जो है चेंज हो रहा है एट अ रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकेंड. यानी कि यहां पर जो करंट होगा वो भी वेरिंग कंडीशन में होगा, यानी कि स्टैग्नेंट नहीं हुआ है अभी. तो द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वुड बी रिस्पेक्टिवली. क्या होगा इसका आंसर? डी, सी? क्या होगा, डी या सी? गौर से देखिए जरा. और इस क्वेश्चन पर अगर आपने बहुत ज्यादा दिमाग खर्च किया तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपका सही हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर. 10वें वाले से स्टार्ट करते हैं. इसका जो आंसर होगा वो होगा 60 माइक्रो एम्पियर और 60 माइक्रो एम्पियर. और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी. कैसे? इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने बताया था कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, ट्रांजिएंट स्टेट में होता है, तब उसमें क्या होता है कि जो हमारा करंट होता है, कंडक्शन करंट, और जो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, उन दोनों की वैल्यू सेम होती है. ठीक है, यानी कि आप सोचिए जरा कि अगर एक वायर है, एक ऐसी वायर है, बीच में स्पेस है, फिर इधर वायर है, तो वो जो बेसिक हमारा वो है, क्या कहते हैं, केसीएल, वो फिर कहां फॉलो होगा? अगर ये आंसर निकल कर नहीं आएगा तो फिर वो हमारा लॉ कहां फॉलो होगा? केसीएल वाला. जिसमें कि अगर कोई जंक्शन नहीं है तो इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होना चाहिए. मतलब एक सिंपल वायर है तो उस पर भी अगर हम कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं तो वहां पर इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर ही होना चाहिए, है कि नहीं? तो बस उसी चीज का ही तो यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है. ठीक, तो अब आप क्या करें, यहां पर इस चीज को समझें कि कंडक्शन करंट बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट के, जब कैपेसिटर में चार्जिंग वगैरह हो रही हो. होता क्या है अब वो समझिए. होता यह है, होता यह है कि अगर ऐसी वायर है हमारी और ये कैपेसिटर है, और यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इस जगह पर कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है. तो इस जगह पर कंडक्शन करंट जो होगा वो 60 माइक्रो एम्पियर होगा, और इस जगह पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो 0 होगा. जबकि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो 60 माइक्रो एम्पियर का होगा, और यहां पर जो कंडक्शन करंट है वो 0 होगा. बात समझ पे आई? तो विद इन द कैपेसिटर अगर पूछा जाता तो हम आंसर मतलब इसका जो आंसर है वो डिफरेंट हो जाता. समझ रहे? तो ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि हल्का सा मॉडिफाई करके आपको दे दिया जाएगा और आप गलत कर देंगे. अगर विद इन द कैपेसिटर पूछे, विद इन द कैपेसिटर, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट इतना होगा और कंडक्शन करंट 0 होगा. और अगर वायर्स पर पूछे तो कंडक्शन करंट इतना होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा. जब किसने पूछा क्या है? द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स और डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. 60 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर. समझ गए?
समझ गए? ये समझिए, ये है सबसे इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन, क्योंकि इस पे जरा सा ही तो इसको बदलना है। द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बस इतना ही तो करना है इसको। 20 से ये शब्द हटा देगा यहां तक। द कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स, बस उसको इतना लिखना है और पूरा आंसर चेंज हो जाएगा और आप कर देंगे गलत, क्योंकि आपने तो याद कर रखा था ये। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरे क्वेश्चन को पढ़कर पूरा कॉन्सेप्ट लगाते हुए आप जंप कर सकते हैं बिटवीन द स्टेप्स, बट सारे स्टेप्स को फॉलो करना है हर बार। एम आई क्लियर? तो एक बार सेकंड वाला हो जाए। ठीक है, अब इस पे देखिए क्या है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 10⁻14। ठीक है, बेसिकली साइज ऑफ पार्टिकल को हम वेवलेंथ के बराबर मान लेंगे और ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू सी बाई वी। तो ये हम यहां पर जब जो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, तो सेंटीमीटर है ना यहाँ पर, 10⁻⁻2 और इस पे आ जाएगा तो 3 × 10⁻6 बन जाएगा, और उसको यहाँ पर हमने पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 6 14 हो जाएगा, यानी कि v बराबर 10 मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर v नहीं, न्यू बराबर 10⁻14 हर्ट्ज बन जाएगा। और ये जो बना वो क्या बन गया, वही वैल्यू जो हमारी निकलनी चाहिए थी। क्लियर? तो और किसी क्वेश्चन पर डाउट है या एंड करें इसको? किसी और क्वेश्चन पर डाउट है या एंड करें? अब देखिए, जैसे ये वाला था ईआरएमएस वाला, तो ईआरएमएस हमें दे रखा है और पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया है। ज्यादा कुछ नहीं है इस पे, जो ईआरएमएस हमें दे रखा है इस पे √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारा पीक वैल्यू। ठीक है, एक्चुअली यहां पर ये पीक वैल्यू आएगा, ये ईआरएमएस करके नहीं आएगा। कौन सा है ये, पांचवा वाला ना। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ई की, वो हो जाएगा ई आर एम एस इंटू √2। ये ई आर एम एस नहीं होगा यहां पर, ये हो जाएगा ई एम। तो ई एम बराबर हो जाएगा ई आर एम एस इंटू √2, यानी कि 6 × √2। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पीक वाला है। और ई इक्वल टू सी बी होता है, सी जहां पर स्पीड ऑफ लाइट होगा। तो ये बन जाएगा बी इज इक्वल टू ई बाई सी, यानी कि 6 √2/3 × 10⁻8, यानी कि बी ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट इसका यही था। ओके, तो एंड करें। चलिए फिर, आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई हैं समझ पे आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।